नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। खबरों को विस्तार से जानते हैं। हाल ही में नर्मदा परिक्रमा पूरी करके लौटे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह प्रदेश भर में अब यात्रा की तैयारी पर है। दिग्विजय सिंह के करीबियों के मुताबिक दिग्विजय सिंह चुनाव से पहले बीजेपी के कब्जे वाली सभी 166 सीटों पर इस यात्रा को लेकर पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस यात्रा का रोड मैप तैयार होगा। अगर ऐसा होता है तो नर्मदा परिक्रमा के बाद दिग्विजय सिंह की पहली चुनावी यात्रा होगी। नर्मदा परिक्रमा के बाद में सियासत में वापसी का ऐलान दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई की तैयारी भी वो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान असमंजस की स्थिति में। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए अगुवाई के लिए तैयार है। दरअसल कांग्रेस के पास दावेदारों की भीड़ है। 6 महीने की नर्मदा परिक्रमा कर लौटे दिग्विजय सिंह ने अपने पुराने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अभी नर्मदा जी की परिक्रमा की और लगभग 111 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी परिक्रमा निकली। अब ऐसा लगता है कि परिक्रमा के बाद में उनको जो उत्साह मिला था उसको देखते हुए लगभग चुनाव तक 166 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो राजनीतिक यात्रा करेंगे और उसमें जितने भी कांग्रेस जन हैं सबको एकत्रित कर एक मंच पर लाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के वारासिवनी में किसानों को बड़ी सौगात दी। शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान समृद्धि योजना के तहत 56 करोड़ की राशि का वितरण, जिसमें 70,000 किसान लाभान्वित हुए। दरअसल बालाघाट में किसान सम्मान यात्रा के समापन के मौके पर किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने किसानों को बिना ब्याज का कर्ज दिया। ये भी ऐलान किया कि फसल खराब होगी तो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी और फसल बीमा का कवर भी मिलेगा। इसके अलावा किसान बेटे बेटियों को अगर खेती से संबंधित कोई उद्यम शुरू करना है तो उसके लिए भी 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और उसकी गारंटी प्रदेश सरकार देगी। और इसलिए हमने फैसला किया है इस साल जो गेहूं बेच रहे हैं ये गेहूं उत्पादक जिला नहीं है, ये धान उत्पादक जिला है, लेकिन गेहूं पर भी 265 रुपया क्विंटल और अतिरिक्त राशि किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत दी जाएगी। और केवल गेहूं नहीं, चना पैदा करने वालों, सरसों पैदा करने वालों, मसूर पैदा करने वालों, मेरे किसान भाइयों, तुम्हारे दाम, तुम्हारी अनाज सस्ते दाम पर बिक रहे थे। चना आज बिक रहा है 3500 रुपया क्विंटल, लेकिन हमने कहा 4400 रुपया क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे और 100 रुपया मामा मूल्य भी दिया जाएगा ताकि सीधे 4500 रुपया क्विंटल किसान के खाते में पहुंच जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की खराब सेहत के चलते प्रदेश सरकार की हालत भी खराब है। प्रदेश सरकार को अरुण जेटली के स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद नेफेड की क्रेडिट लिमिट बढ़ने का इंतजार है। सीएम शिवराज की किसानों के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के खजाने में अब बजट नहीं है। समर्थन मूल्य पर खरीदी से लेकर किसानों को गेहूं के बोनस तक के लिए प्रदेश सरकार को पैसे की दरकार है और इसके लिए प्रदेश सरकार नेफेड से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का इंतजार कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने स्वीकार किया कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर फसलों की खरीदी कर रही है, लेकिन नेफेड के क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। हाँ, नेफेड से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए पत्र भी लिखा और मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली भी गया था, परंतु श्री अरुण जेटली जी उस समय एकाएक बीमार हो गए तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। परंतु सरकार अपने स्तर पर चर्चा कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये मामला कुछ समय में ठीक हो जाएगा। बीजेपी और संघ की 10 अप्रैल को इस समन्वय बैठक के ठीक 7 दिन बाद 17 अप्रैल को फिर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। पार्टी दफ्तर में होने वाली ये बैठक कई मायनों में खास है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में लंबे समय बाद प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे के आने की संभावना है। केंद्र से 5 मई तक के लिए मिले बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे बेहतर, उस पर भी बात होगी। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय से सीएम के लौटने के बाद कोर कमेटी की इस बैठक को अहम बताया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नसीहत के बाद भी पिछले काफी समय से कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई। हाल ही में कोर कमेटी के सदस्यों को भाजपा और आरएसएस की समन्वय बैठक के दौरान बुलाया गया।
और उसमें कोई बड़े मसले पर बात नहीं हो पाई। प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे भी उसमें शामिल नहीं हुए थे। बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का भी प्रवास है। अभी हमारा केंद्र का एक अभियान शुरू हो रहा है, ग्राम स्वराज अभियान आज से शुरू हुआ है, 5 मई तक चलेगा। उसकी रचना को लेकर हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी, प्रधानमंत्री जी के प्रवास को लेकर होगी। इधर सतना जिले के किसानों को फसल बीमा के तहत बांटी जाने वाली राशि पूरा साल बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिल पाए। फसल बीमा का प्रमाण पत्र के लिए किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिले को 5000 किसानों को अब तक फसल बीमा का लाभ मिला है। बाकी की स्वीकृत राशि जल्द बांट दी जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने इसकी डेट नहीं बताई कि कब बटेगा। बीमा कंपनी ने फसल बीमा की 33 करोड़ की राशि स्वीकृत की, लेकिन अभी तक मात्र 11.5 करोड़ रुपए ही जिला प्रशासन को मिल पाए। बाकी की राशि कब तक आएगी इसका पता नहीं है। नरसिंहपुर में टमाटर के गिरते दाम की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। हालत ये कि किसानों का ढुलाई का भाड़ा तक नहीं निकल रहा और इस वजह से टमाटर सड़कों पर फेंके जा रहे हैं। दरअसल टमाटर की बम्पर पैदावार से मंडी में टमाटर 1 रुपए किलो की मांग पर है। टमाटर की तुड़ाई लागत भाड़ा भी इससे निकल नहीं पा रहा। यही वजह है कि किसान टमाटर या तो मवेशियों को खिला रहे हैं या फिर सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। किसानों ने टमाटर के निर्यात किए जाने की जरूरत बताई। सर अभी प्रेजेंट में तो 1 रुपए बल्कि 50 पैसे किलो बोली है उसको, तो वो 1 रुपए किलो क्या 50 पैसे का मूल्य नहीं पाता, इसलिए 1 रुपए किलो ले रहे हैं वो लोग ना, वो भी ना ले। ये स्थिति सर टमाटर की मतलब बम्पर पैदावार हुई है, बहुत ज़्यादा पैदावार है, उसकी खपत नहीं हो पा रही टमाटर की। मतलब जिस तरीके से खपत होना चाहिए उस तरीके से खपत नहीं हो पा रही। टमाटर इतना बम्पर निकला है कि उसकी खपत नहीं हो पा रही टमाटर। सागर में बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी सिंह यादव पर बिजली चोरी के आरोप लगाए। लगातार बिजली चोरी की शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने यादव के सागर इतवारी वार्ड स्थित घर पर छापा मारा। उनके घर पर चोरी की बिजली से 3 एसी चलते पाए गए, जबकि यादव ने सामान्य घरेलू बिजली कनेक्शन ही लिया हुआ है। बिजली विभाग अब यादव के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1.5 लाख का जुर्माना इस पर बनता है। वहीं सतना शहर के जाने माने सराफा कारोबारी संजय वर्मा अपने पूरे परिवार के साथ गायब हैं। पिछले 1 हफ्ते से शोरूम पर ताला पड़ा है। उनके व्यापार में रकम लगाने वाले चिंतित हैं। सूत्रों की माने तो ज्वेलर्स ने लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की राशि लेकर परिवार समेत शहरी छोड़ दिया और चंपत हो गए। शेरे पंजाब ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फॉर्म बनाकर संजय वर्मा एक निजी बैंक जैसे कारोबार करते थे। शहरी नहीं, प्रदेश के कई सारे ऊंचे ओहदे के अधिकारियों तक का पैसा इसमें लगा है। पिछले साल इनकम टैक्स ने दबिश दी, 33 करोड़ रुपए और 28 किलो सोना सरेंडर करवाया। संजय वर्मा ने बड़े शातिराना तरीके से लोगों को अच्छे ब्याज के नाम पर रकम को निवेश करवाया और अब चंपत हैं। इस मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में जवाहर नगर निवासी बूटीबाई नाम की महिला ने दर्ज कराई है। कोतवाली थाने में संचालक संजय वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला दर्ज हुआ है। जांच जारी है। शहर के जाने माने सराफा कारोबार शेरे पंजाब ज्वेलर्स के मालिक संजय वर्मा तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ सतना से नदारत पाए जा रहे हैं। उनके दुकान में ताला बंद है, घरों में भी ताला बंद है और करीब जो सूत्रों से पता चल रहा है कि लगभग 200 करोड़ का इन्होंने घपला किया है। शहर में कई सारे व्यापारियों का पैसा भी लेके यहाँ से गायब है। इसकी सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। खबर है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और शोरूम में ताला लगा हुआ है और अभी आधिकारिक तौर पर यह बता पाना संभव नहीं है कि वो कहाँ गए हुए हैं। अभी विवेचना के दौरान ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो कहाँ गए हैं। उन्हेल के ग्राम पासलौद में शनिवार शाम को एक शख्स ने सूदखोरों से परेशान होकर खेत में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उन्हेल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रमेश चंद्र नाम के शख्स ने खेत पर रखे कीटनाशक दवा को पीकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया।
लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के पास पैसे के लेन देन को लेकर फोन आया करते थे और इसी के चलते वो परेशान था। परिजनों ने पुलिस को 3 पेज का सुसाइड नोट थमाया, जिसमें उज्जैन रामघाट के किसी पांडे का जिक्र है, जिससे 30% ब्याज पर पैसा लिया गया। उन्होंने दवा जहर पी लिया, कीटनाशक जो दवाई। कब की घटना है पूरी? ये सर कल की बात है। सुसाइड नोट भी लिखा है जी? हाँ लिखा गया है जी। उसमें लिखा हुआ है कोई उज्जैन रामघाट का पंडा है कोई। रामघाट के पंडे का नाम नहीं है? उसका नाम मेरे पास नहीं है। जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ जो पुलिस वालों को हमने जब्त किया है, उसमें किसी व्यक्ति से पैसे की लेन देन का जिक्र किया है। अभी नाम उसमें स्पष्ट नहीं लिखा है। उसमें मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, संवैधानिक कार्रवाई जो भी बनती है। और एक बड़ी खबर इस समय रायपुर से मिल रही है। स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का खुलासा हुआ। कलर्स मॉल स्थित डियाज स्पा पर पुलिस ने दबिश दी है। अक्षर टावर पचपेड़ी नाका के फ्रेगनेंस स्पा के ऊपर छापा पड़ा। 9 लड़कियों को यहां से पकड़ा गया। सभी युवतियां सिक्किम की रहने वाली बताई गई। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी तहसीन, क्या है पूरी खबर? पुलिस जी देखिए, ये पुलिस को सूचना मिल रही थी कि ये जो स्पा होते हैं, स्पा बार जो है उनमें जिस पड़ोसी की की जा रही है उसी को लेके पुलिस ने एक टीम बनाई थी। उसमें पॉइंटर भेजे गए थे। उसके बाद उसकी तस्दीक हो गई कि हाँ ये जिस पड़ोसी वहाँ करते हैं। उसके बाद पुलिस की एक महिला विंग भी उसमें शामिल की गई थी। उसके बाद वो दबिश दी गई। जो कलर मॉल में डियाज स्पा है वहां से छापा मारा गया। उसके बाद में एक फ्रेगनेंस स्पा के नाम से है जो अक्षर टावर पचपेड़ी नाके में चलता है। उसके बाद वहां से जो कुल 11 लड़कियां वहां से उन्होंने अभी तक गिरफ्तार की हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसमें भी बात सामने आई है कि जो लड़कियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और कुछ धमतरी और दुर्ग की हैं। कुल 11 लड़कियों पे ये कार्रवाई की गई है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनको कितने रेट में यहाँ लाया जाता था और किन किन को यहाँ पे लोग आते थे। फिलहाल ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। निश्चित तौर पे कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। जी, तो ये कार्रवाई केवल इसी स्पा तक सीमित रहने वाली है या शिकायत के मुताबिक किन्हीं और स्पास के ऊपर ये छापा पड़ सकता है? देखिए, पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि हमारी जो प्रक्रिया रहती है कि हम लोग समय समय पे टीम बना के भेजते हैं, लेकिन आगे भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो भी जारी रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बिना पुलिस की जानकारी के इतना बड़ा कारोबार चला लेना ये आसान बात नहीं है। तो उससे लगता है कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत जरूर इसमें शामिल है। जी, एक और बात, ये जो युवतियां आती हैं यहाँ पर काम करने के लिए, बाहर के देशों से लाने का दावा होता है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की युवतियां भी इसमें पाई जाती हैं। क्या यहाँ पर भी इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा पाया गया? निश्चित तौर पे उनको ये अभी जो हमारी बात हुई युवतियों से, उनका ये कहना था कि यहाँ पे हमको होटल्स के लिए लाया गया था कि अब यहाँ होटल में काम करना है। लेकिन हम यहाँ आके जब देखा तो कोई होटल वगैरह नहीं, उसमें स्पा में यहाँ पे जो मसाज पार्लर टाइप रहते हैं उसमें काम यहाँ करवाया जा रहा था। लेकिन अब काम की वजह से लोग यहाँ काम करना इनकी एक तरह से मजबूरी यहाँ पे हो गई थी। उसको लेके अभी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि इनको कौन लाया था, ठेकेदार के माध्यम से आए थे या डायरेक्ट जो स्पा मालिक है। क्योंकि इसमें अभी पुलिस ने 2 जो मैनेजर हैं, वनमाली सोना और सोम मोगरा नाम के 2 मैनेजर जो अलग अलग स्पा सेंटर के हैं उनको गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ अभी पुलिस राजेंद्र नगर थाना में कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तहसीन जैदी हमारे सहयोगी बता रहे थे, स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का पता चला है, छापा पड़ा है, युवतियों से पूछताछ की जा रही है। कुछ और जगहों पर जहां से इस तरह की शिकायतें मिली वहां भी एक्शन हो सकता है, वहां भी दबिश दी जा सकती है। इटारसी के पास में जुझारपुर गांव में अवैध रूप से सागौन की लकड़ी कटाई के दौरान छापामार कार्रवाई करना वन विभाग की टीम को महंगा पड़ा। एसडीओ डी के वासनिक की अगुवाई में फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर समेत कार्रवाई करने पहुंची 15 सदस्यीय टीम पर रविवार को कुछ लोगों ने लाठी, तलवार और पत्थर से हमला किया। 2 वनकर्मी इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए। आरोपियों ने 2 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना पर पथरौटा थाने से पुलिस बल पहुंचा। वनकर्मियों की शिकायत पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया।
हम गिरधारपुर गए थे वारंट लेके एक श्रीमान अपर वनमंडलाधिकारी के निर्देशन में। हमको वहाँ पे गिरधारपुर गांव में पूरे गांव वालों ने घेर कर सबको मारा। जब्ती की कार्रवाई के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे गांव में पहुंचकर नाम पूछा गया जिसके नाम से सर्च वारंट था, तत्काल ही सारे गांव से लोग इकट्ठा होकर और हमारे वन कर्मचारियों के ऊपर और वाहनों के ऊपर खूब लाठी बरसाई, हमला कर दिया। फॉरेस्ट के स्टाफ ने अपने अधिकारी के साथ इस इंफॉर्मेशन पे रेड किया था। उस बीच में रेड करने समय इन लोगों का कुछ वाद विवाद हुआ, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। कुछ चोटें आई हैं, फॉरेस्ट की 1-2 गाड़ी के काट चुके हैं। प्रकरण दर्ज किया गया है। गाँव में आरोपी के घर की तलाशी ली गई, शीघ्र आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छतरपुर जिले के बिजावर थाना इलाके में अवैध रेत खदान धंसने से एक युवक की जान चली गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से भर्ती किया है। हादसा तब हुआ जब मृतक परमलाल कुशवाहा अपने साथी धर्मदास के साथ महुआ झाला के पास नाले में रेत निकाल रहा था। रेत खदान धंस गई और परमलाल की मौत हो गई। धर्मदास गंभीर रूप से इसमें घायल है। एक डेड बॉडी आई है, परमलाल कुशवाहा, उम्र 38 वर्ष है, और ये बताया गया है कि रेत खदान में मजदूर गिरा है और रेत धंस गया है, उससे जो है घायल भी है कोई? एक घायल आया है। उसकी स्थिति कैसी है? उसका भी इलाज चल रहा है, चोटें हैं, आंतरिक चोटें हैं, बाकी भी उसका इलाज कर रहे हैं। एक मां की बात करते हैं जो अपने बच्चे के इलाज के लिए सरकारी अफसरों से लेकर नेताओं तक के चक्कर लगा चुकी, लेकिन अब तक केवल मायूसी ही हाथ लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का मामला है। 3 साल के मासूम कल्प को ऑस्टियोपोरोसिस प्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी है, जो कि थैलीसीमिया से कहीं ज्यादा घातक है। कल्प को हर 10वें दिन खून चढ़ता है। इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ही संभव है। खर्च इसमें तकरीबन 20 लाख का आएगा। पीड़ित कल्प की मां ममता अपने लाड़ले के इलाज के लिए दर दर भटक रही हैं। ग्वालियर कलेक्टर राहुल जैन के सामने खुद CMHO ने भरोसा दिलाया था कि बेटे की बीमारी के इलाज के लिए राज्य शासन से 10 लाख की मदद मिल जाएगी। इसी भरोसे पर मां ने दिल्ली जाकर बेटे का बोन मैरो टेस्ट करा लिया। ममता का पति उससे अलग रहता है। पीड़ित बच्चे के नाना नानी इलाज के लिए 6 लाख रुपए का कर्ज ले चुके हैं, लेकिन इधर इलाज में मदद का भरोसा दे चुके CMHO इसे अपने अधिकार का मामला न बताकर शासन के पास आवेदन पेंडिंग बता रहे हैं। यहाँ तक कि ममता CM हेल्पलाइन तक में गुहार लगा चुकी है। PM नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। मेरे बेटे को प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है। इसको हर 10 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। 2 बार भी हो जाता है कभी कभी 8 दिन में। और मैं सबसे शिकायत कर चुकी हूँ, सबसे बोल चुकी हूँ। 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं इसको। इसकी हालत इतनी गंभीर है कि इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये प्लास्टिक एनीमिया का बच्चा है, ठीक है, और वो कलेक्टर जनसुनवाई में गई थी, तो यहाँ से फिर उसका केस बना के और मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के लिए भेजा है। तो अभी 10 लाख रुपए स्वीकृत करने को लिखा है। अगर वो पैसे मंजूर हो जाते हैं तो इतने से उसका शायद इलाज हो जाएगा। इंदौर में नगर निगम की पानी की टंकियों से आम जनता की जान पर ही बनाई है। शहर में कई इलाकों में बनी टंकियां जर्जर हैं। निगम के कई जोनल दफ्तर भी इन्हीं टंकियों के नीचे संचालित हैं। हालांकि निगम अफसरों ने खतरे की इन टंकियों और इससे होने वाले खतरे की संभावना से इनकार किया। वार्ड 71 के द्वारकापुर इलाके में बनी पानी की टंकी में गुरुवार को रिसाव शुरू हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद टंकी को भरना रोका गया और इससे दूर रहने का निर्देश भी स्थानीय लोगों को दिया गया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। टंकी जर्जर है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि टंकी को गिराना है या उसकी मरम्मत करना है। ये हाल केवल इस टंकी का नहीं है, बल्कि शहर में कई इलाकों में इस तरह की टंकियां मौजूद हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। बावजूद इसके निगम इसको लेकर लापरवाह है। ये 30 साल पुरानी हमारे आईडी की बनाई हुई टंकी थी और इसमें जो क्रैक आया है इसकी हमने जांच भी करा रहे हैं। GSITS की कल टीम आई थी। क्रैक आने का कारण जानेंगे। कारण जानने के बाद उसके अगर रिपेयरिंग हो सकती है तो उसकी रिपेयरिंग करेंगे और बाद में इसमें जो भी टेक्निकल फॉल्ट यदि आता है तो उसको अगर दूर हो सकता है तो दूर करेंगे, अन्यथा इस टंकी को डिसमेंटल करके और फिर नई टंकी का प्रस्ताव करेंगे। विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्यारस तहसील ग्यारसपुरा के पुरा गोसाई गांव में पानी न होने से शादियां नहीं हो पा रही हैं।
कई युवा यहाँ कुंवारे बैठे हैं क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को यहाँ के युवाओं से ब्याहना नहीं चाहता। इस गांव में पानी की स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रामीण प्यास बुझाने के लिए गड्ढा खोदकर जमीन से पानी निकाल रहे हैं। लोग दूषित और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। पूरा गुसाई गांव सालों से पानी की किल्लत झेलता आया और इसी के चलते यहाँ के लड़कों की अब शादी नहीं हो रही। लाखों रुपए खर्च करके गांव में पानी की टंकी और पाइपलाइन डाली गई, लेकिन इस पानी की टंकी में बरसों से पानी आया ही नहीं। पूर्व आईएफएस आजाद सिंह डबास ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। डबास ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि सीएम ने व्यक्तिगत केस को सरकार का केस बताकर लड़ा और इससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई। डबास ने इस मामले में पत्र में सीएम शिवराज से प्रदेश की जनता से खेद व्यक्त करने को कहा है। ग्वालियर में एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल वालों ने महिला के घर वालों को बताया कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली और इसके बाद मौके पर पहुंचे मायके वालों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि उनकी बेटी को लगातार ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और मांग पूरी न होने पर उसको मार डाला। हंगामे की खबर लगती कंपू थाना पुलिस और झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। केस दर्ज हुआ है, जांच जारी है। ग्वालियर में चंबल नदी का पानी लाने के लिए तकनीकी टीम ने सर्वे का रूट तय कर लिया है। पीएचई अधिकारियों की तकनीकी टीम ने नूराबाद से तिगरा तक के रूट का जायजा लिया। पहले टीम ने चंबल से नूराबाद तक रोड किनारे पानी की लाइन लाने के लिए रूट देखा था। अब नूराबाद से तिगरा तक के लिए अंदरूनी रास्ते का चयन किया जाएगा या रोड किनारे का, ये निर्णय जीपीएस सर्वे के बाद होगा। ग्वालियर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के मुताबिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करने के लिए जल्दी सर्वे को भी पूरा किया जाएगा। शहर की मौजूदा डिमांड 200 MLD यानी 20 करोड़ लीटर पानी है। आने वाले 10 वर्षों में ये बढ़कर 350 MLD यानी 35 करोड़ लीटर तक होगी। इसकी आपूर्ति तिगरा के स्तर पर कर पाना नामुमकिन है। ऐसे में चंबल से 150 MLD यानी 15 करोड़ लीटर पानी रोजाना पाइपलाइन के जरिए लाने की योजना है। बरसों से लंबित मामला था, जहां एक और हम चंबल का पानी ग्वालियर की जनता को अगले वर्ष इन दिनों तक पिलाने की स्थिति में आ जाएंगे। ये एक बड़ा काम ग्वालियर की धरा पर हो जाएगा। बड़ी खबर नरसिंहपुर से आरक्षण को लेकर के मंत्री गोपाल भार्गव ने बयान दिया है। 40% वालों के लिए 90% वालों को दबाने पर देश पिछड़ेगा। ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में ये बयान दिया है। परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम था जिसमें ये बयान दिया है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या उन्होंने कहा है इस मंच पर। कि जब 40% वाले के लिए 90% वाले के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा तो देश भी पिछड़ जाएगा। देश के पिछड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतिभा का अपमान होता है, प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, प्रतिभा के लिए दबाया जा रहा है। और कमजोर लोगों को ठीक है, आप कमजोर है तो जो आपकी पात्रता होगी वो ले लेना, लेकिन 90%, 95%, 18% वाले को घर बिठा के हम 40% वाले के लिए यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो देश पिछड़ जाएगा। मित्रों, हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हैं नरसिंहपुर से। पंकज, किस तरह से ये बयान आया सामने जबकि सरकार का रुख बिल्कुल अलग है? क्या मंच था, क्या माहौल था? जी बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो दलित आंदोलन हुए हैं, दलितों द्वारा हिंसा की गई और कहीं ना कहीं दलितों द्वारा एक पूरे देश भर में एक अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया लेकर इस बयान को देखा जा रहा है। और इसमें ये साफ है कि कहीं ना कहीं एक और तो अभी अंबेडकर जयंती के समय पूरा मध्य प्रदेश शासन कहें या पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं दलितों को साधने की कोशिश भी की गई थी। बड़े बड़े वादे किए गए थे अंबेडकर जयंती में। और ऐसे समय में हाल ही में ये घटनाक्रम और ऐसे समय में एक मंत्री का बयान, तो जिम्मेदार होते हैं मंत्री, उनका बयान आया है कि सीधे 40% लोगों को लिए अगर 90% लोगों की प्रतिशत वालों की अनदेखी की जाती है तो देश का नुकसान होगा। ऐसे हालात में साफ समझा जा सकता है कि एक और जहां प्रदेश के मुखिया जो हैं वह दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं उनके ही मंत्री हैं जो ऐसे बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बिल्कुल पंकज, आप बने रहे हमारे साथ में। दर्शकों को एक बार फिर से मंत्री गोपाल भार्गव का वो बयान जो मंच से उन्होंने दिया आरक्षण को लेकर, ये सुनवाते हैं। कि जब 40% वाले के लिए 90% वाले के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा तो देश भी पिछड़ जाएगा। देश के पिछड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतिभा का अपमान होता है, प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, प्रतिभा के लिए दबाया जा रहा है। और कमजोर लोगों को, ठीक है आप कमजोर है तो जो आपकी पात्रता होगी वो ले लेना, लेकिन 90%, 95, 18% वाले को घर बिठा के हम 40% वाले के लिए यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो देश पिछड़ जाएगा। मित्रों, हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, ये दिल की बात थी या मंच का तगाजा था पता नहीं, लेकिन सरकार के लिए और मंत्री जी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिल्कुल पुणे, देखिए गोपाल भार्गव अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर लेकिन इस तरह के बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, खासकर उस समय जब पूरे प्रदेश के अंदर आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हो। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कल ही हमने देखा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मऊ आए थे अम्बेडकर जयंती पर, और उसी दौरान पार्टी के तमाम नेताओं ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण देश के अंदर लागू था और हमेशा लागू रहेगा। ऐसे में गोपाल भार्गव के इस बयान के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर सियासत गरमाती है और देखना होगा कि क्या बीजेपी भी गोपाल भार्गव के इस बयान से इत्तेफाक रखती है। तो लेकिन जिस तरीके से गोपाल भार्गव ने यह बयान दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर चर्चा का एक विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार पहले से ही प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रही है और इसके बाद में एक जो तबका है, खासकर स्वर्ण वर्ग का जो तबका है, इस फैसले से नाराज है। ऐसे में हो सकता है कि गोपाल भार्गव ने सोच समझकर एक बयान जो है स्वर्ण तबके को अपने साथ में जोड़ने के लिए दिया हो, पर लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात ये देखनी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी क्या गोपाल भार्गव के बयान से इत्तेफाक रखती है। पर लेकिन एक बात बिल्कुल से माना जाए पुलिस की, गोपाल भार्गव के इस बयान के बाद में प्रदेश में सियासत जरूर गरमाने वाली है। बिल्कुल, और क्या इस मामले पर मंत्री जी से जवाब भी तलब हो सकता है, क्योंकि अब ये तो मंच से दिया गया बयान है जो सबको दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए गोपाल भार्गव से जरूर पार्टी इस बारे में सफाई जरूर लेगी कि आखिर ये बयान उन्होंने किस घटना से जोड़कर दिया और कैसे हालातों में ये बयान दिया गया था। हालांकि गोपाल भार्गव इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देते रहे हैं, अपनी बात को हमेशा सामने रखते रहे हैं, और माना जा रहा है कि आज जो इस तरीके का बयान उनका सामने निकल कर आया है, वो भी अम्बेडकर जयंती के ठीक दूसरे दिन, जब पूरे देश के अंदर आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं बात जो निकल कर आ रही है। पिछले दिनों देखा था कि आरक्षण के मुद्दे पर जो गलतफहमी हुई थी, उसको लेकर दलित आंदोलन जो था हिंसक रूप ले चुका था, और उसके बाद में अगर इस तरीके के बयान सामने निकल कर आते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी इस पर कहीं ना कहीं सफाई जरूर लेगी, और देखना होगा कि बीजेपी क्या स्टैंड इस पूरे मामले पर अपनाती है। सुधीर, ऐसे वक्त में जब चुनाव सिर पर हैं, सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि वो आरक्षण के पक्ष में वो उसकी लड़ाई लड़ेंगे, तब मंत्री जी का ये बयान, ये जाहिर तौर पर उनकी निजी राय बता करके इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसको इतनी आसानी छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल बोले, देखिए दलित आंदोलन के बाद में प्रदेश सरकार और खासकर बीजेपी की अगर बात की है तो दलितों को लेकर जो एक बात जोड़ने की कही जा रही थी, उस पर जनाधार खिसकता हुआ नजर आया था। पार्टी के अंदर तमाम कार्यक्रम दलित समरसता को लेकर किए गए थे, और ऐसे में जो जोड़ने की कवायद थी दलित बीजेपी के साथ में, उसमें बीजेपी इस आंदोलन के बाद में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और इसी समय गोपाल भार्गव का इस तरीके का बयान आना। चलिए हमारे साथ में गोपाल भार्गव मंत्री जी जुड़ गए हैं। गोपाल भार्गव जी, आपका एक बयान नरसिंहपुर का हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या ये आपकी निजी राय है या आप इस पर यकीन भी करते हैं? नहीं, ये सामाजिक सम्मेलन था विप्र समाज का परशुराम जयंती के अवसर पर। मैं वहां पर किसी मंत्री या राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्राणी के तौर पर था जी। सुरेश पचौरी जी भी थे, विधायक भी थे, और भी पूर्व विधायक थे, जनप्रतिनिधि भी थे, सभी के सामने समाज सुधार की जब बातें होती हैं और सामाजिक समस्याओं की, तो ये सारी बातें होती ही हैं जी। किसी भी जाति में, वर्ग विशेष में जब वो लोग सम्मेलन करते हैं, कोई भी अपनी बात रखते हैं, तो ये बातें होती हैं। अब इसके कुतर्क और इसके बारे में मैं सोचता हूं कि इंटरप्रिटेशन जो इसका भावार्थ सही नहीं लगाना, ये भी तो हम लोगों के साथ में न्याय नहीं है। गोपाल जी, लेकिन ये बयान तो एक मंत्री जी का ही माना जाएगा, भले ही आप सामाजिक मंच पर थे, लेकिन क्या ये आपकी निजी राय? मैंने सवाल पहला इसलिए पूछा कि क्या ये आपकी निजी राय है, आप इस पर यकीन करते हैं, क्योंकि पार्टी लाइन और सरकार की लाइन इससे बिल्कुल डिफर है। देखिए, जब सामाजिक सम्मेलन होते हैं, जातियों के सम्मेलन होते हैं, तो उसमें सभी पक्षों के लोग, सभी दलों के लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सब लोग होते हैं। मैंने जो बात कही, मैंने कई लोगों ने कहा विदेश जा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सभी लोगों ने, शंकराचार्य जी ने भी कहा कुछ बातों के लिए। तो इस कारण से मैं महास्वरूपानंद जी थे, महाराज जी और लोग थे, सभी
तो जब ऐसे सामाजिक सम्मेलन होते हैं तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि इसका अनर्थ नहीं लगा है। मैं अपने संवैधानिक दायित्वों को और मान्यताओं को पूरी तरह से समझता भी हूँ, मानता भी हूँ। गोपाल भार्गव जी, क्या आप खुद इस पर यकीन करते हैं? जो बात आपने की है 40% वालों के लिए 90% वाले उनको नकारना खराब होगा समाज के लिए, देश के लिए, आप दिल से इस बात को यकीन करते हैं, मानते हैं, या केवल मंच का तकाजा था इसलिए बोल दिया? मंच होगा वहां वैसी बात होगी। अनुसूचित जाति के मंच पे हम उनके हितों की बात हम करते हैं और उनके लिए समर्थन भी करते हैं। लेकिन बाबा साहब के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि आरक्षण इस हिंदुस्तान से कोई खत्म नहीं कर सकता। यदि आरक्षण खत्म होगा तो सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगा। किसी प्रकार का यह रिकॉर्ड में है। मैंने कल ही अपने बात गोपाल जी, आपकी जो बात है वो क्लियरली पहुंच नहीं पा रही। मैं फिर से पूछता हूं आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो आपने कहा है उस पर आप यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, केवल मंच का तकाजा था ये? चलिए, गोपाल भार्गव जी का संपर्क हमसे टूट गया। मैं एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसकी बात हम कर रहे हैं। गोपाल भार्गव जो ब्राह्मण समाज के मंच के ऊपर थे, एक का परशुराम जयंती का कार्यक्रम था, वहां मंच से वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कि जब 40% वाले के लिए 90% वाले के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा तो देश भी पिछड़ जाएगा। देश के पिछड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतिभा का अपमान हो रहा है, प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, प्रतिभा के लिए दबाया जा रहा है। और कमजोर लोगों को, ठीक है आप कमजोर हैं तो जो आपकी पात्रता होगी वो ले लेना, लेकिन 90% 58% वाले को घर बिठा के हम 40% वाले के लिए यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो देश पिछड़ जाएगा मित्रों। तो मंत्री गोपाल भार्गव, इनको आप सुन रहे हैं मंच से, और साथ ही साथ फोन पर जब हमारे साथ में जुड़े तो उनका यह कहना था कि जिस तरह का मंच होता है उनके हितों की वो बात करते हैं। यानी अगर मंच कोई दूसरा होता, अगर मंच किसी अलग वर्ग का होता तो शायद ये बयान उनका अलग होता। पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये मंत्री गोपाल भार्गव जी का बयान आया कि 40% वालों को आगे करना, 90% वालों के सिर पर बिठाना, ये देश हित में नहीं होगा। ये मंत्री गोपाल भार्गव जी का परशुराम जयंती के कार्यक्रम में मंच से बयान है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पुनीत जी, बहुत स्पष्ट है कि गोपाल भार्गव जी वही कर रहे हैं जो उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के मातृ पितृ संगठन आरएसएस का एजेंडा, यानी आरक्षण हटाओ। और गोपाल भार्गव जी ने पुनीत भाई देश के संविधान पालन की शपथ ली जब उन्होंने मंत्री पद के रूप में। जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए अपनी बात। गोपाल भार्गव जी ने जब मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में शपथ ली है पुनीत भाई, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की शपथ ली कि संविधान का पालन करेंगे और देश में आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है वो संविधान सम्मत है। संविधान से, यानी लोकसभा, राज्यसभा, देश की संसद की अनुमति से वो व्यवस्था जारी की गई है। तो आशय गोपाल भार्गव जी के बयान का आशय नंबर 1 के वो और उनकी पार्टी और संघ मिलकर आरक्षण को हटाना मिटाना चाहते हैं। नंबर 2, गोपाल भार्गव जी का वो संविधान में विश्वास है जिसकी उन्होंने शपथ ली है। तो लिहाजा अब उनको गोपाल भार्गव जी को मंत्री पद का मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना है कि वो माई के लाल बनकर गोपाल भार्गव जी को मंत्रिमंडल में रखते हैं, मंत्रिमंडल के बाहर का रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जो उनका वक्तव्य बहुत स्पष्ट तौर पर आरक्षण का विरोध है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 90% वालों को 40% वालों को 90% वालों के ऊपर तरजीह दी जा रही है। ब्राह्मणों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी का सीनियर मिनिस्टर ये इस प्रकार की बात करे। लेकिन पंकज जी, जो तथ्य गोपाल भार्गव जी जिस मंच से कह रहे हैं वो बात ये भी कहते हैं कि 40% एक तरफ है उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 90% या उससे अधिक वाले जो हैं उस व्यवस्था के लाभ से वंचित हैं। तो एक जो सवाल उठा रहे हैं वो कई सारे लोगों के मन में भी होगा, एक तरह से उन्होंने हवा देने का या आवाज देने का काम किया है। तो आप या कांग्रेस पार्टी किस पक्ष में है? नहीं, देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो बहुत साफ है और आज से नहीं, आजादी के बाद जब संविधान बना और आरक्षण की व्यवस्था हुई तब से कांग्रेस पार्टी का पक्ष साफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में जिस प्रकार की कलुषता और वैमनस्य हमारे एससी और एसटी के भाई बहनों के प्रति भरा वो सामने नजर आया, इस प्रकार की बात करी। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि
SC ST के आरक्षण का और उनकी व्यवस्थाओं का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी के DNA में, जो आज गोपाल भार्गव जी ने स्पष्ट तौर पर दिखाया। अब गेंद पुनीत जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के पाले में कल प्रधानमंत्री जी ने रायपुर, जहां आप स्टूडियो में बैठे, वहां आकर बहुत बड़ी हिमायत करी हमारे दलित भाई बहनों को लेकर और कहा कि आरक्षण को नहीं समाप्त करने दूंगा। और कल उन्हीं की पार्टी का सीनियर मिनिस्टर मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मंत्री यदि आरक्षण को हटाने की बात करे और ये कहे कि 90% वालों पर 40% वालों को तरजीह क्यों, तो बहुत शर्मनाक और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिटिक्स है, कथनी करनी में भेद की जो पॉलिटिक्स है पुनीत जी, वो नहीं होना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गोपाल भार्गव जी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं। और यदि गोपाल भार्गव जी उनके मंत्रिमंडल का भाग है तो बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी दोनों मिलकर चाहते हैं जो बीजेपी और संघ का एजेंडा है, यानी आरक्षण हटाओ, आरक्षण मिटाओ और हमारे जो SC ST के भाई बहन उनके साथ अन्याय करो, अत्याचार करो। क्या आपको लगता है कि पीड़ा प्रताड़ना के लिए इससे अधिक और कोई बाकी की आवश्यकता है? और दूसरा जो मैंने तकनीकी बात उठाई कि गोपाल भार्गव जी तो संविधान सम्मत व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, फिर कौन से संविधान पालन की शपथ उन्होंने ली जब उन्होंने मंत्री का पद ग्रहण किया? तो मुझे लगता है कि ये कथनी करने में वेद की जो डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिटिक्स है, दोहरे मानदंड की राजनीति है पुनीत जी, ये बंद होना चाहिए और गोपाल भार्गव जी जैसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर दिखाना चाहिए। तो आप लोग ये मांग दोबारा से करने वाले हैं फिर मंत्री जी को हटाने के लिए? मतलब आप जो मंत्री जी ने कहा है वो संविधान सम्मत नहीं मानते, उनको हटाने की मांग करते हैं? पुनीत जी, इसके लिए कोई और प्रमाण है कि जो मंत्री जी का वक्तव्य है वो स्पष्ट तौर पर संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण की खिलाफत करी है और देश में आरक्षण संविधान के द्वारा प्रदत्त है। गोपाल भार्गव जी, उनकी पार्टी और RSS के द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो ये तीनों ही लोग, गोपाल भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी और RSS, तीनों मिलकर देश में आरक्षण मिटाना चाहते हैं। इसमें क्या संदेह है? चलिए, बहुत गोपाल जी की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मंत्री गोपाल भार्गव जी ने ब्राह्मणों के लिए जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहा 40% वालों के लिए 90% वालों को दबाने से देश पिछड़ेगा, लेकिन फोन पर जुड़ने के बाद कहा कि जिस मंच पर होते हैं उस वर्ग के हित की बात करते हैं जितना हम समझ पाएं। अब जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था को लागू रखने के लिए वो लगातार कोर्ट तक में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये बयान सरकार के लिए और मंत्री जी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। क्या कदम होगा, जरूर हम देखेंगे।